हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा BEGC 105। ओके, तो इस बुक पे आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किया था, तो मेरा प्लान था कि ये जो बुक है हमारा, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि इसमें आपके नॉवेल्स है, स्टोरी है और पोएम्स भी है। तो इसे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर इसमें जितने टॉपिक है उसकी मैं अलग वीडियो मुझे बनाना था, पर इतना जल्दी नहीं हो पाता। तो इसके चलते मैंने एक ही वीडियो में ट्राई किया है कि इसमें के जितने जो टॉपिक है, जो भी स्टोरी है, उसको मैं समझा दूँ कि आपको दिक्कत ना हो। पर इस वीडियो में हम सभी ब्लॉग्स से, यानी कि जितने आपके स्टोरी है, जितने पोएम्स है या फिर नॉवेल्स है, उसको हम अच्छे से क्वेश्चन और आंसर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। कि एक चीज़ है कि ये जो लिटरेचर का सब्जेक्ट है ना, तो इसमें आपको उतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आपको स्टोरी अगर पता है तो आप पूरा स्टोरी भी अपने से बनाकर और उसमें के जो मेन पॉइंट है उसको अगर आप दे देते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। और गाइज, एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, जो कि मैंने ये बनाया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ से आप ले सकते हैं और उसका लिंक जो है वो मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाली हूँ और साथ में मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे टोटल 4 ब्लॉग है। 4 तो नाम के लिए, बट बहुत सारे इसमें टॉपिक दिए गए हैं जिसे हमें कवर करना है। तो देखिए, इसमें मैं आपको सबसे पहले पेपर का आपने देखा ही होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं। पहला सेक्शन में आपको जो दिया गया है उसमें स्टोरी, पोएम या फिर नोवेल जो भी इसमें है उसकी कुछ लाइनिंग दिए गए हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, किस राइटर ने लिखा है और उसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, उस चीज़ को आपको लिखना है। तो आपको लाइनिंग भी बहुत ही अच्छे से ध्यान में। तो इसमें जो भी आपको टॉपिक दिए गए हैं वो अमेरिकन लिटरेचर, यानी कि अमेरिका में लिटरेचर जो साहित्य है उसका विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें नई आई, कौन कौन से साहित्य बहुत ज़्यादा फेमस हुए या फिर राइटर, और इसका क्या कल्चर था, इन सभी के बारे में आपको जानना है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर में, जो कि हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ए सेक्शन है, ये जो क्वेश्चन है, लाइनिंग दी गई है, उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले हम जो बी सेक्शन के जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, और ये मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगी। और ऐसे बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम आते हैं बी सेक्शन में। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि है हमारा डिस्कस द मेजर थीम ऑफ द ऑल माई सन। तो ये ऑल माई सन को मैं सबसे पहले बता दूं, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, पर फिर भी मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से इसकी स्टोरी सबसे पहले समझा दे रही हूँ, देन हम इसके थीम पर भी बात कर लेंगे। तो सिंपली ये जो स्टोरी है, देखिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसका मेन जो हिंट्स है उसको मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो फर्स्ट मैं बता दूँ कि ये जो हमारा है ये नोवेल है, और ये जो नोवेल है इसे लिखा है आर्थर मिलर्स ने। इसमें इन्होंने दिखाया है एक तरह से बाप और बेटे का प्यार क्या होता है, सोसाइटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, फैमिली के प्रति क्या होती है, और आपका एक तरह से ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो इसकी मैं शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ कि इसमें जो मेन लीड होते हैं, जॉय किलर होते हैं, उनके 2 बेटे होते हैं और उनकी वाइफ होती है, और ये एक अच्छी फैमिली होती है। और साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके चलते इनका बड़ा बेटा जो होता है आर्मी में होता है और वो मर जाता है। और इस कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है कि जो मेन कैरेक्टर है जॉय किल्लो, उनकी कुछ गलतियों की सज़ा उनकी पूरी फैमिली को मिलती है और सोसाइटी को मिलती है। यानी कि 21 पायलट जो है इसमें मर जाते हैं, प्लेन क्रैश होती है जिसमें ये दुर्घटना होती है। तो इसी का गिल्ट जो है इनको एक तरह से बाद में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें इनका बेटा भी होता है और ये सब इनकी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज ये बिजनेसमैन होते हैं और इनका जो काम होता है प्लेन के जो एक तरह से उनके पार्ट है उनको सही से देखना, उसमें सही चीज़ों को लगाना। तो वो चीज़ें वो सही से नहीं करते हैं कुछ पैसों के लिए। आप स्टोरी देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ बता रही हूँ, बिकॉज स्टोरी हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम इस वीडियो में लग जाएगी। तो मैं जस्ट आपको हिंट्स बता दे रही हूँ कि ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें मैं आपको स्टोरी उतना डीपली नहीं समझा रही, बिकॉज मैंने जो वीडियो
वीडियो आपको दिया है वो प्लीज़ आप देख लेंगे तो आपको स्टोरी पता चल जाएगी, पर इसमें मैं आपको ओनली थीम के बारे में अच्छे से समझा दे रही हूँ। तो देखिए, इसमें जो राइटर है अभी जो मैंने आपको बताया, जो कि है आर्थर मिलर, और इसमें जो थीम यूज़ की गई है वो एक तरह से आप देखेंगे तो ये ट्रेजेडी टाइप की नोवेल है। इसमें कि एक तरह फैमिली के प्रति रॉयल्टी को दिखाई गई है, सोशल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब चीज़ें जो है एक तरह से मेन इसमें थीम के रूप में राइटर ने प्रेजेंट किया है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि थीम हो या फिर स्टोरी आएगा तो सबसे पहले आप राइटर के बारे में उनका इंट्रोडक्शन जरूर ऐड करिएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहली जो इसमें थीम यूज़ की गई है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इसमें क्या होता है ना कि जॉय किलर जो होते हैं ना, उनके चलते 21 पायलट जो है वो मर जाते हैं, इस कहानी में बताया गया है, जिसमें से उनका बेटा भी जो है उन्हीं के चलते मरता है। हर इंसान की कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ सोसाइटी के प्रति भी उनका जिम्मेदारी होता है जिसको हमें निभाना पड़ता है। अब इसको मैं एक बहुत ही अच्छे वे में आपको समझाऊं कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई इंसान जो है वो एक तरह से बेहोश हो गया, तो आपकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंसान को आप डॉक्टर के पास ले जाए और उसको एक तरह से उसकी फैमिली से कांटेक्ट कराए, है ना। ये नहीं कि आप उस इंसान को छोड़ के चल जाए बीच रास्ते में। तो ये हमारे कुछ जिम्मेदारियाँ होती है सोसाइटी के प्रति, अगर हम ह्यूमन हैं तो इस तरह से हर इंसान की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस चीज़ को यहाँ पर दिखाई गई है, जिसको जॉय किलर जो है वो फुलफिल नहीं करते हैं और जिसके चलते उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और बाद में उनको इसका गिल्ट भी रहता है कि हाँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने कुछ पैसों के लिए सोसाइटी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला जो इसमें थीम यूज़ किया गया है जो कि सेकंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जो कि है वेल्थ एंड एक्यूमुलेशन, यानी कि धन को अर्जित करना, ऐसे आप बोल सकते हैं। इस नोवेल में हमको देखने को मिलता है कि जो एक तरह से वर्ल्ड वार 2 जो हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ था ना कि एक तरह से अमेरिका और बाकी जो कंट्री थे ना, उनके बीच का जो तनाव है उसको भी दिखाया गया है। अमेरिका के लोगों को एक तरह से वहाँ का जो सिचुएशन है उसको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि उस समय जो है लोग अपने वेल्थ को, यानी कि अपनी पैसे को इंक्रीज करने में इतने डूब गए थे कि उनको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं था और वो बस अपने पावर को इंक्रीज कर रहे थे। उनको नॉलेज मिले या ना मिले उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे कि यहाँ पर जॉय किलर का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसके थ्रू राइटर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डीपली प्रेजेंट किया गया, यानी कि वेल्थ को क्रिएट करने पे फोकस किया गया है, ना कि नॉलेज पे। और सोसाइटी के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसको भी एक तरह से भूलने की कोशिश की गई है। अगला जो यहाँ पर थीम यूज किया गया है वो है गिल्ट, यानी कि खुद को दोषी महसूस करना। तो इस नोवेल में हमें ये चीज़ें भी देखने को मिलती है कि एक तरह से जॉय किलर को गिल्ट हो जाता है और एक तरह से एक जन को नहीं, हर कैरेक्टर को कुछ ना कुछ कोई पोजीशन पे एक तरह से गिल्ट होता है अपने कामों को लेकर, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनके चलते उन्हें गिल्ट होता है और वो खुद को दोषी मानते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस कहानी में जॉय किलर जो कि मेन कैरेक्टर होते हैं उनको इतना ज़्यादा गिल्ट हो जाता है कि वो एक तरह से लास्ट में सुसाइड भी कर लेते हैं। तो एक तरह से इसमें गिल्ट को दिखाया गया है कि गिल्ट इंसान को अगर हो जाए तो वो एक तरह से खुद को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देता है कि वो मर भी सकता है। तो इस चीज़ को भी दिखाया गया कि इस चीज़ को भी हम मैनेज कैसे करें। अगला जो थीम यहाँ पर राइटर ने यूज़ किया है वो है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब मैं आपको समझा दूँ, वैसे आपको पता होगा ट्रेजेडी जो है वो मोस्टली ऐसी कहानियाँ होती है जिसमें उसका एंडिंग अच्छा नहीं होता है, एक तरह से बहुत ही दुख भरी, यानी कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, एक तरह से जादू टोना भी आप देख सकते हैं। जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मैकबेथ नोवेल है, वो भी एक ट्रेजेडी वाला नोवेल है जहाँ पर मेन हीरो मर जाता है और बहुत ही दुख भरी बहुत सारे इंसिडेंट दिखाए जाते हैं, तो वो होता है ट्रेजेडी। तो इसको भी एक ट्रेजेडी थीम दी गई है बिकॉज इसमें भी मेन कैरेक्टर जो है वो मर जाते हैं, बहुत सारे दुख को दिखाई गई है, बहुत सारी घटनाओं को दिखाई गई। तो ये भी एक थीम इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो थीम इसमें दिया गया है वो है होप। होप मीन्स होता है आशा, उम्मीद। तो जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हमारे पास होप होता है, यानी कि उम्मीद है तो सब कुछ है, हम लोग बोलते हैं ना। तो इस कहानी में भी जो मेन कैरेक्टर है ना, उनकी वाइफ जो है कैट किलर है, उनको भी होप होता है कि उनका जो बेटा है वो जिंदा है और वो वापस आएगा।
तो इस तरह की चीज़ों को भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि उम्मीद को भी राइटर ने यहाँ पर दिखाया है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ नोट ऑन द एपिक एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कारलेट लेटर। देखिए मैं बता दूं, ये जो हमारा ये नोवेल है जो कि है स्कारलेट लेटर, ये बहुत ही फेमस और काफ़ी हिस्टोरिकल एक तरह से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। इसमें जो ये नोवेल है ना, द स्कारलेट लेटर, इसकी संरचना जो महाकाव्य है उसके तत्वों पर आपको एक नोट लिखना है। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उसके तत्वों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आंसर समझाने से पहले कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उन सभी पॉइंट को उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नोवेल है। तो इसके कुछ पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो देखिए ये जो नोवेल है इसमें जो स्टोरी दी गई है ना, वो एक ऐसे वुमेन की, एक ऐसी औरत की कहानी दी गई है जो कि टीनेजर रहती है, यानी कि उसका एज बहुत कम होता है और उसका रिलेशन किसी अदर पर्सन से हो जाता है, जबकि उसका हस्बैंड जो है वो एक तरह से मरा नहीं रहता है, पर इसको ऐसा लगता है कि वो मर गया होता है। तो ये अपना रिलेशन किसी अदर पर्सन से कनेक्ट कर लेती है और उससे इसे एक बेबी होती है, जो कि एक तरह से वहाँ का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उसे मान्यता नहीं होती है। लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं और इसको बहुत बिग पनिशमेंट देते हैं। तो इसी पे ये कहानी दी गई है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं और चाहे क्वेश्चन कोई भी आए इससे रिलेटेड आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो एडिशन जो है वो 1850 में हुआ था, 1850 में, और इसके जो राइटर है वो है नेथिंग हॉटन, और इसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इसका जो स्टाइल है वो रोमांटिक और हिस्टोरिकल एक तरह से नोवेल है। तो ये तो रहा इस कहानी का बेसिक पॉइंट जिसे आप नोट कर लिए। अब आते हैं हम स्टोरी के इंट्रोडक्शन में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसी को यहाँ पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो एक तरह से कहानी है द स्कारलेट लेटर, इसमें राइटर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक नोवेल है ना कि पोएम है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें एक्सप्लोर किया गया है एक तरह से थीम के रूप में, आप देख सकते हैं सिन, गिल्ट और सोसाइटल, यानी कि एक तरह से पाप और एक तरह से जो उनका गुनाह है और एक तरह से सामाजिक जो दायित्व है या फिर जो कल्चर है उसको बहुत ही डीपली दिखाया गया है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है जो कि जिस पे पूरी कहानी दी गई है, जिस पे ये पूरा नोवेल है, वो है हेस्टर प्रिन। इसी पे पूरी कहानी होती है और इसी लड़की के पूरे दर्द को, उसकी पूरी लाइफ को इसमें दिखाया गया है। The Scarlet Letter from 1934 is the first sound film adaptation of Nathaniel Hawthorne's classic tale of sin and redemption. Starring silent screen legend Colleen Moore, the classic tale is set in a buttoned-up Puritan colony in 17th century Massachusetts. We follow the story of Hester Prynne, played by Moore, who is in hot water for a little extracurricular romance. Hester, with her baby born out of wedlock, is begged by the town elders to reveal her baby daddy, but refuses to do so. No, never! I wish I could bear his agony as well as mine. Her punishment is that she must wear a very visible scarlet A on her chest for the rest of her life. The plot gets juicier when none other than Hester's long-lost husband, Roger Chillingworth, shows up and becomes obsessed with finding out the baby's father. We soon learn that the baby daddy is none other than the Reverend Arthur Dimmesdale. Unfortunately, Chillingworth also finds this out and sets about torturing the already ashamed couple. This adaptation of the adulterous tale was filmed right as the Hays Code, which limited what could or could not be in a film at the time, was put into effect. Consequently, many of the more interesting scenes were apparently cut out. This version of The Scarlet Letter is well worth the watch, especially as it was Moore's last film that she appeared in. अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ नोट ऑन द एपिक एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कारलेट लेटर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। इसमें जो ये नोवेल है ना द स्कारलेट लेटर, इसकी संरचना जो महाकाव्य है उसके तत्वों पर आपको एक नोट लिखना है। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उसके तत्वों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आंसर समझाने से पहले कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट
पॉइंट आपको बता दूं कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उन सभी पॉइंट को उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नोवेल है। तो इसके कुछ पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो देखिए, ये जो नोवेल है इसमें जो स्टोरी दी गई है ना, वो एक ऐसे वुमेन की, एक ऐसी औरत की कहानी दी गई है जो कि टीनेजर रहती है, यानी कि उसका एज बहुत कम होता है और उसका रिलेशन किसी अदर पर्सन से हो जाता है, जबकि उसका हस्बैंड जो है वो एक तरह से मरा नहीं रहता है, पर इसको ऐसा लगता है कि वो मर गया होता है। तो ये अपना रिलेशन किसी अदर पर्सन से कनेक्ट कर लेती है और उससे इसे एक बेबी होती है, जो कि एक तरह से वहाँ का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उसे मान्यता नहीं होती है। लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं और इसको बहुत बिग पनिशमेंट देते हैं। तो इसी पे ये कहानी दी गई है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं और चाहे क्वेश्चन कोई भी आए इससे रिलेटेड आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो एडिशन जो है वो 80-50 में हुआ था, 1850 में, और इसके जो राइटर है वो है नेथिंग हॉटन, और इसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इसका जो स्टाइल है वो रोमांटिक और हिस्टोरिकल एक तरह से नोवेल है। तो ये तो रहा इस कहानी का बेसिक पॉइंट जिसे आप नोट कर लिए। अब आते हैं हम स्टोरी के इंट्रोडक्शन में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसी को यहाँ पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो एक तरह से कहानी है द स्कारलेट लेटर, इसमें राइटर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक नोवेल है ना कि पोएम है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें एक्सप्लोर किया गया है एक तरह से थीम के रूप में, आप देख सकते हैं सिन, गिल्ट और सोसाइटल, यानी कि एक तरह से पाप और एक तरह से जो उनका गुनाह है और एक तरह से सामाजिक जो दायित्व है या फिर जो कल्चर है उसको बहुत ही डीपली दिखाया गया है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो कि जिस पे पूरी कहानी दी गई है, जिस पे ये पूरा नोवेल है, वो है हेस्टर प्रिंग। इसी पे पूरी कहानी होती है और इसी लड़की के पूरे दर्द को, उसकी पूरी लाइफ को इसमें दिखाया गया है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो लड़की होती है ना, जो वुमेन आप बोल सकते हैं, इसको पनिशमेंट दी जाती है। अभी जो मैं आपको बताई कि ये रिलेशन में रहती है और बिना शादी के एक तरह से सेक्सुअली ये हो जाती है और इससे इसे एक बेबी होता है। तो इसीलिए समाज में इसे बहुत बिग पनिशमेंट मिलती है गिल्ट का, जो कि इसके गर्दन में एक ए लेटर का लॉकेट होता है, जो कि हमेशा इसे ये गिल्ट देता है कि तुम जो हो दोषी हो, उसको हमेशा वो पहनी रहती है। और इसमें एक वर्ड और यूज किया गया है जो है अडल्ट्री। ये जो वर्ड है, ये इसका मतलब मैं पहले बता दूं कि ये जो है उन लोगों को दी जाती है जो स्पेशली किसी पर्सन से रिलेशन में रहते हैं शादी से पहले, ऐसे आप बोल सकते हैं, और एक तरह से इसे खराब माना जाता है, ऐसे आप बोल सकते हैं, जो कि अदर किसी पर्सन से आपका जब रिलेशन होता है। एक औरत के दुख को दिखाया है, समाज में लोग कैसी सोच है और कैसा उनका कल्चर है लोगों को लेकर, और अगर किसी अदर पर्सन से आपका रिलेशन होता है तो उस चीज को कितना गलत तरीके से लिया जाता है, उन सभी चीजों को इसमें दिखाया गया है। इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम कहानी के जो मेन एक तरह से जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला जो इसमें तत्व यूज किया गया है यानी कि एलिमेंट्स, वो है इपिक एकोज इन द स्कारलेट लेटर। तो इसका जो मतलब होता है यानी कि महाकाव्य की प्रतिध्वनियाँ, यानी कि इसकी आवाज बोल सकते हैं। तो इसमें जो नाथनियन हॉटर जो है, इन्होंने साहित्य में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे एलिमेंट का यूज किया है जो कि कहानी को बहुत ऊपर उठाती है, यानी कि एक भाव पैदा करती है और कुछ ऐसे एहसास को दिखाती है जिससे लोग बहुत ही कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये भी एक तरह से इसमें तत्व के रूप में यूज किया गया है। और भी इसमें कुछ तत्व यानी कि एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि स्पेशली कैरेक्टर के लिए दिया गया है, जो कि स्पेशली इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके लिए दिया गया है, जो कि ये क्वेस्ट ऑफ मीनिंग, यानी कि अपने होने का अस्तित्व या फिर अपने जीवन का अस्तित्व, इन सभी चीज की खोज के लिए इसमें जो कैरेक्टर है ना, वो एक तरह से व्याकुल रहते हैं। जैसे कि इसमें की जो मेन लीड होती है, जो हीरोइन आप बोल सकते हैं, तो वो जो है वो खुद को तलाशने में लगी होती है, जैसे कि हेस्टर क्वेस्ट फॉर
आइडेंटिटी। यानी कि इसकी जो मेन कैरेक्टर है, अभी जो मैंने बताया नाम हेस्टर, तो ये जो है अपने आप को खोजने में लगी रहती है। इसको गिल्ट तो रहता है इस समाज से, खुद से, पर फिर भी वो इस समाज के बीच में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करती है, खुद के लिए नए रास्तों को चुनती है और इससे वो डरती नहीं है। एक तरह से अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, इसकी जो बेटी होती है जो सेकंड पर्सन से पैदा होती है वो है पेयर। उसी तरह अगला जो कैरेक्टर इसमें है, जो कि एक तरह से मेन कैरेक्टर यानी कि हेस्टर का ये सेकंड मतलब लवर होता है, जिसका नाम यहाँ दिया गया है डी मिस डेल। तो ये जो है इसको खोज रहती है रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन का मतलब होता है मुक्ति, अपने पापों से मुक्ति के लिए वो तलाश में रहता है। एक्चुअली उसको इस चीज़ का गिल्ट होता है, वो एक बहुत ही फेमस, एक तरह से काफ़ी रिच पर्सन होता है, पर उसको इस चीज़ का गिल्ट होता है या फिर उसको खोज होती है कि मैंने जो गलती की है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके अंदर एक बेचैनी रहती है, उसके जीवन का कोई पर्पस नहीं होता है। तो वो भी एक तरह से किसी चीज़ की खोज में रहता है, खुद को मुक्ति दिलाने की खोज में वो लगा रहता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दी गई है, और बाकी आप स्टोरी पढ़ेंगे नोवेल को अच्छे से तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो वो भी खुद को पनिशमेंट देता रहता है। अगला जो कैरेक्टर है वो है चिलीवर्थ, कोस्ट फॉर रिवेंज। ये जो है एक तरह से जो मेन कैरेक्टर है हॉस्टन, इसका ये पति होता है जो कि काफ़ी एज इसका ज़्यादा होता है, और ये जो है इसको भी एक तरह से अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है, इसको बदला लेना होता है अपनी वाइफ से और इसके लवर से। तो ये एक तरह से बेचैन रहता है, और इसको भी एक तरह से देखा जाए तो किसी चीज़ की तलाश होती है, और ऐसे करते करते इसकी भी मौत हो जाती है कहानी में। अब थोड़ा हम और आगे आते हैं, तो इसमें कुछ सेटिंग्स दी गई है जो कि इसमें तत्व के रूप में यूज़ किया गया है। जब सेटिंग आए तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, जो कि है 11 सेटिंग एंड यूनिवर्सल थीम। यानी कि इसमें लोगों के द्वारा बनाए गए जो सेटिंग्स है, जो कानून है उसको, और यूनिवर्सल के द्वारा बनाए गए कानून को भी दिखाया गया कि किस तरह से ये जो कहानी है 17वीं सेंचुरी की, तो बहुत ही फेमस इंग्लैंड में जो चल रहा था, जो कल्चर था उसको दिखाया गया है। और साथ में यहाँ पर गिल्ट, अपने पाप का पश्चाताप, समाज का जो एक्सपेक्टेशन था, उस सभी चीज़ों को दिखाई गई है। और जो भी इंसान गलती करता है उसकी सज़ा उसको एक दिन मिलती है इस यूनिवर्स से, इस भगवान से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है थीम के रूप में। अगला जो इसमें एक तरह से और जो एलिमेंट्स यूज़ की गई है वो है सैम्बलिंग विथ एपिक वेट। इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है उसके ऊपर एक बोझ होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि उसके गले में एक ए लेटर का लॉकेट होता है, जो कि उससे हमेशा उसकी गलतियों की सज़ा के लिए उससे हमेशा उसे गिल्टी फील कराता है, और वो चीज़ें हमेशा वो सहती है, उस चीज़ का भार उसके ऊपर होता है, पर फिर भी वो लाइफ में आगे बढ़ती रहती है, अपने प्रॉब्लम से डील करती है। अगला जो पॉइंट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी जर्नी एक हीरो की जैसी है, जो कि लाखों प्रॉब्लम को फेस करके अपनी बेटी के लिए उसका जो प्यार होता है वो कम नहीं होता है, उसको वो पालती है, पूरा केयर करती है, और उसका जर्नी जो होता है, उसकी यात्रा काफ़ी दुख भरी होती है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम वो फेस करती है। अगला जो पॉइंट इसमें है जो कि आप ऐड कर सकते हैं वो है मोरल कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंक्लूजन है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और साथ में एक तरह से समाज का जो रूल है, जो पाप पुण्य का जो एक तरह से समाज में जो चलता है, उन सभी चीज़ों के बीच में एक तरह से दया, क्षमा और भी बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में बताई गई है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और साथ में अगला जो पॉइंट है इसमें जो राइटर ने यूज़ किया है वो है एलिवेट लैंग्वेज, यानी कि उच्च कोटि की भाषा का यूज़ किया है, जो कि एक तरह से कुछ अच्छी है कुछ बुरी है। यानी कि उस टाइम के जो लैंग्वेज थे उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, उसको अच्छे से सिग्निफिकेंस किया गया है। अब हम आगे आते हैं, तो अगला जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि है राइट द स्टोरी एंड ऑल्सो थीम द स्कर्ट लेटर। अभी जो हम लोगों ने बात किया, ये जो स्कर्ट लेटर जो है इसके पूरे हम लोगों ने थीम और ये इसके मेन एलिमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया। तो मुझे पता है कि आपको स्टोरी थोड़ी बहुत समझ में आ गई ऊपर जो मैंने बताया। तो इसमें जो मैंने स्टोरी यूज़ किया है यहाँ पर आप नोवेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्कर्ट लेटर है ये कहानी नहीं है पर ये जो है नोवेल है। तो अब हम आंसर में आते हैं, तो ये जो आंसर है तो इसमें आप सबसे पहले इसके स्टोरी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट की गई है उसको आप देख सकते हैं, बिकॉज आपको स्टोरी आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस स्टोरी को लिखेंगे
तो जैसा कि ये जो कहानी है वो पाप और पुण्य को दिखाती है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर कहा, तो मैं उतना डिटेल अब नहीं दूंगी बिकॉज आप आंसर देख सकते हैं कि ये जो नोवेल है इसमें एक तरह से एक माँ के प्यार को दिखाया गया है और कितने स्ट्रगल है जो कि फेस करती है सोसाइटी से, उसे कितना एक तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ों को सहना पड़ता है और एक गिल्टी जीवन उसको जीना पड़ता है, पर फिर भी वो जो है हार नहीं मानती है, अपनी बच्ची को पालती है और उससे जो मिस्टेक होता है उससे वो एक तरह से भूलती नहीं है और उससे पूरी लाइफ उससे वो प्रॉब्लम फेस होती है, तो उससे वो पूरी लाइफ झेलना पड़ता है और साथ में अपने आप को संभालना भी पड़ता है और इस समाज से एक तरह से लड़के अपने लिए और अपनी बेटी के लिए उसे जीना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर दी गई है, तो आप पूरी कहानी को अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि उसका साथ सब छोड़ देते हैं, उसका पहला हस्बैंड तो छोड़ ही देता है, तो जिससे लव करती है उसके अंदर भी ये हिम्मत नहीं होती है कि वो समाज के सामने आकर उससे एक्सेप्ट करे और अपनी जो गलती है उसे सुधारे। तो आई होप आप समझ गए कि इसमें क्या कहानी है, मैं शॉर्टली बता दूं। अब इसकी थीम को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो थीम जो ऊपर मैंने अभी आपको समझाया सेम वही चीज़ है जैसे कि थीम में हम लोग अभी बात किए कि इसमें जो है एक तरह से पाप और पुण्य को दिखाई गई कि किस तरह से समाज ने कुछ अलग ही अपना स्ट्रक्चर बनाया है, नियम बनाया है कि पाप क्या है पुण्य क्या है, तो इनके बीच में जो लड़ती है लड़की उसको दिखाया गया है। साथ में एक तरह से इंटरनल जो गिल्ट है, जो अंदर से आपका जो गिल्ट है उसके लिए वो लड़ाई करती है, खुद से खुद की लड़ाई आप ऐसे बोल सकते हैं जो कि हमारे साथ होती है। चीज़ को लेकर हम अंदर से इतने दुखी होते हैं ना कि हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते, तो ये चीज़ भी उसको फेस करती है और इसको भी थीम के रूप में यूज़ किया गया है। और साथ में सोसाइटी के जो रूल्स है जो कि नॉर्मल और इंडिविजुअल और एक तरह से समाज के जो रूल्स है उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दी गई है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो इसमें थीम यूज़ किया गया है जिसे आप नोट कर सकते हैं वह सीक्रेसी डिस्ट्रक्टिव पावर, यानी कि गोपनीयता से शक्ति होती है उसको कैसे नष्ट किया जाता है, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर थीम के रूप में यूज़ किया गया जो कि आप स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चले। अगला जो इसमें दिया गया है थीम वो है सेम एंड आइडेंटिटी, यानी कि शर्म और पहचान। यानी कि आपको पता है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है अपने पे शर्म आती है, अपने को वो नीचा समझती है, गिल्टी समझती है, और उसके साथ ही एक समय ऐसा भी आता है कि वो खुद को जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाकर अपनी एक नई पहचान बनाती है, अपनी बेटी को पालती है और एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करती है, लोगों की भलाई करती है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है। और अगला जो लास्ट पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है लव एंड फॉरगिवनेस, यानी कि प्यार और एक तरह से माफ़ी। तो इसमें इस चीज़ को भी बहुत ही प्यारा दिखाया गया है जिसे आप देख सकते। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि राइट एन एक्सटेंडेड नोट ऑन द पोएटिक्स डिवाइस यूज इन ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो ये जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो ये बहुत ही फेमस पोएम है। अब इस पोएम में जो राइटर है जो उन्होंने डिवाइस यानी कि काव्य का जो डिवाइस यूज़ किया है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको लिखना है डीपली। ओके, तो अब ये पोएम क्या है इसका मैं बेसिक पॉइंट सबसे पहले आपको समझा दूँ कि आपको इसको लिखने में दिक्कत ना हो। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि ये जो हमारा पोएम है जो कि ओ कैप्टन माय कैप्टन जो लिखा गया है, एक तरह से इसके राइटर आप नोट कर सकते हैं जो कि है वर्ल्ड विटमैन। ये जो है पोएम इन्होंने 1865 में लिखा है और ये एक तरह से इन्होंने उस समय के जो प्रेसिडेंट थे यानी कि राष्ट्रपति जो इब्राहिम लिंकन थे, इनके ऊपर इनकी याद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी याद में इन्होंने लिखा था। एक तरह से दर्द भरी गीत आप बोल सकते हैं जो कि इनको समर्पित की जाती है। और ये किस टाइप की पोएम है उसको भी आप नोट कर सकते हैं या फिर थीम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोएम अभी मैंने आपको बताया जो कि एक डेथ को प्रेजेंट करती है यानी कि मृत्यु को दिखाती है, जो कि राइटर ने इब्राहिम लिंकन जो कि राष्ट्रपति थे उनकी याद में उन्होंने लिखा है। और इनको स्पेशली जाना जाता है, जो राइटर है उनको ऐसे दुख भरी कविताओं के लिए ही जाने जाते हैं और ये इसी के रूप में फेमस है। तो इसी चीज़ को इन्होंने इस कविता में यानी कि ओ कैप्टन माय कैप्टन में भी यूज़ किया है। अब इसके आंसर के थ्रू और अच्छे से डीपली इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो इसमें जो राइटर ने यानी कि ओ कैप्टन माय कैप्टन में जो राइटर ने जो वर्ड्स यूज़ किया है, यानी कि जो डिवाइस यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि जो शब्दों का जो मिश्रण है, जो कि इस कविता को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लुक को, वो कौन कौन से हैं उसको हम अच्छे से एक एक की पॉइंट को समझते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट इसमें दिया गया है जो कि राइटर ने यूज़ किया है वो है हमारा अपोस्ट्रोफिक। तो ये जो वर्ड है, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब मैं आपको समझा दूँ तो इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा ये शब्द होता है जो कि ऐसे कुछ गुण या फिर कुछ काम के लिए यूज़ किया जाता है, किसी की पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए। एक तरह से एक विशेष चिन्ह के रूप में इसको संकेत किया जाता है। इसमें जो राइटर है कविता के स्टार्टिंग में ही कैप्टन के मृत जो शरीर है, जो मरा हुआ उनका बॉडी है, उसको संबोधित करते हुए शब्दों का यूज़ किया है और उनको खोजा है। अगला जो वर्ड यूज़ किया गया है यानी कि दिया गया यहाँ पर वो है रेपिटेशन, यानी कि दोहराना, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेजेस के रूप में जो राइटर ने ओ कैप्टन माय कैप्टन को बहुत बार यूज़ किया है। तो ये एक तरह से इमोशन एक तरह से क्रिएट करता है जो कि इन्होंने जिसके प्रति लिखा है, जो कि अभी मैंने बताया जो लीडर है अब्राहम लिंकन के ऊपर। ये जो दुख है, ये जो चीज़ें हैं, ये कम हो जाएगी और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो इस चीज़ को एक तरह से भाव के रूप में ओ कैप्टन के रूप में राइटर ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अगला जो पॉइंट इसमें यूज़ किया गया है वो है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर को हम लोग रूपक बोलते हैं। अब ये एक तरह से ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी के एक तरह से पावर को दिखाता है। पावर मीन्स कि एक तरह से आपका फीचर्स क्या है, आपके गुण क्या है, आपका लक्षण क्या है। तो इस पूरी कविता में एक तरह से विस्तारित रूपों के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है और यहाँ पर उस समय का माहौल क्या होता है, नेता अगर चला जाएगा तो राष्ट्र का क्या माहौल होगा, और साथ में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध को भी एक तरह से यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगला जो वर्ड राइटर ने यूज़ किया है वो है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है एक तरह से, इसका मीनिंग मैं समझा दूँ, ये जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है जिसका अर्थ है ऊपर जाना या फिर वापस आना। तो यहाँ पर राइटर ने एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से बिगनिंग लाइन समझाया है कि यहाँ पर जो महान नेता है वो मर जाते हैं तो उनके लिए झंडा फहराया जा रहा है, उनके ऊपर जैसे कि फूलों का गुलदस्ता है, रिबन है, उन सभी चीज़ों को डाला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनकी घर वापसी हो रही है, वो हमसे दूर नहीं जा रहे हैं, वो एक तरह से हमारे पास ही है और मृत्यु के बीच में समाप्त होने के बाद भी वो कैसे जिंदा है, इस चीज़ को दिखाता है। अगला जो पॉइंट राइटर ने यूज़ किया है वो है इमेजरी, यानी कि कल्पना। तो यहाँ पर कल्पना, तो इस पोएम में हमें कल्पना की भावना भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि किस तरह से देश का एक महान नेता जब मर जाता है तो लोग सेलिब्रेशन तो करते हैं, दुख भी दिखाते हैं और साथ में खुशी भी दिखाते हैं। खुशी इसलिए दिखाते हैं कि उन्होंने, उनकी मृत्यु तो हो गई पर उनके काम से वो लोगों के अंदर जिंदा रहेंगे और लोग उनको हमेशा याद करेंगे। उनका जो नेशन यानी कि उनका जो राष्ट्र है उनसे हमेशा प्यार करेगा, लोग उनसे हमेशा प्यार करेंगे। उनके द्वारा जो अचीवमेंट लोगों को मिली है उन सभी चीज़ों को लोग याद करेंगे। उनके खोने का तो दुख है पर साथ में उन्होंने जो चीज़ किया लोगों के लिए उसकी खुशी भी है और ये तो मृत्यु का एक ऐसा है जो कि सबको आती है। इस चीज़ को भी अच्छे से डीपली जो है राइटर ने प्रेजेंट की है कल्पना के द्वारा। तो आई होप आप समझ गए। इस पोएम को अच्छे से आप एक बार पढ़ लेंगे या फिर इसकी जो मीनिंग है यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं, देन ये आपको लाइनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 5 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम डेथ सेट अ थिंग सिग्निफिकेंट, यानी कि ये जो मृत्यु है यानी कि मौत जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको एक तरह से क्रिटिकली करना है, उसकी आलोचना करना है और वो किस तरह से है इस पोएम में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेथ है यानी कि मृत्यु जो है वो किस पोएम के वर्ड को लिया गया है उसको मैं सबसे पहले आपको समझा दूं, देन हम आंसर पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हम इसके बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी यानी कि ये जो हमारा पोएम है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से लिख सकें। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे वहाँ पर, जैसे कि यहाँ
इंट्रोडक्शन देंगे कि ये जो पोएम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, डेथ जो लाइनिंग दी गई है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर आलोचना करनी है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, ये जो कविता है यहाँ से ली गई है। तो इस कविता का ये वर्ड है डेथ, यानी कि मृत्यु। तो इसके ऊपर मृत्यु तो आप समझ सकते हैं। और ये एक लिरिक पोएम है जिसको लिखा है एमिल डिक्सन ने, जो कि इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया 1819 में, यानी कि 1890 में इसे फर्स्ट सीरीज में प्रकाशित की गई थी। अब इस कविता में आप देख सकते हैं कि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। इसका एक टाइम पीरियड है और ये जब आती है तो फिर इसे कोई भी रोक नहीं सकता है, ये जो पोएम है। अब इसके थीम और साथ में इस पोएम में क्या चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट हम एक पॉइंट कवर कर लेते हैं कि ये जो पोएम है इसको लिखने के पीछे राइटर का पर्पस क्या था। तो आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ जो पोएम है, इसके पीछे राइटर का इंटेंशन ये था। तो एक तरह से हर किसी के जीवन में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। हमारा जो बॉडी है जो परमानेंट नहीं है, वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ को उन्होंने दिखाया है। इनकी अधिकतर कविताओं में हमें ये चीज़ें एक तरह से मृत्यु के ऊपर देखने को मिलती है और ये एक तरह से यूनिवर्सल लॉ है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता है। इन सभी चीज़ों को ये एक तरह से दिखाई हैं और इनका मेन जो पर्पस है कि वो अपने जीवन की उतार चढ़ाव से, ये जो कड़वा सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, इस चीज को इन्होंने लोगों के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की। और इसके पीछे इनका इंटेंशन यही है कि एक तरह से ये अपने जीवन को, अपने मृत्यु के उस समय को देख रही हैं या महसूस कर रही हैं। हम एक और पॉइंट इसमें कवर कर लेते हैं जो कि है हमारा एक तरह से कॉन्फ्रंटिंग मोर्टैलिटी। इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो इस वर्ड का मतलब होता है मृत्यु का सामना करना, या फिर एक ऐसी चीज जो कभी भी रहती नहीं है, वो एकदम बिखर जाती है, नश्वत होती है, यानी कि वो जो है बनी है तो वो नष्ट होगी। अब हम इन पॉइंट के थ्रू इसको और अच्छे से, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को लिखते हैं। पहले जो मैंने पॉइंट बताया उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और कोई भी इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप उस पॉइंट को उसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है यानी कि मृत्यु जो है एक तरह से एक ऐसा संकेत है या फिर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के जीवन में तो आती ही है और वो आएगी ही। तो यहाँ पर जो राइटर ने दिखाया है कि किस तरह से जब हम मर जाते हैं या फिर हमारे कोई प्रियजन जिसको हम बहुत प्यार करते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है, इमोशनली हम किस तरह से टूट जाते हैं, पर फिर भी हम एक तरह से इस दुनिया में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, फेस करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट इन्होंने यूज़ किया है। अब इसके सिग्निफिकेंट को हम दो पार्ट में हम बांटेंगे, जो कि पहला है स्ट्रेंथ और दूसरा हम लोग बात करेंगे वीकनेस। तो स्ट्रेंथ में आप कौन से पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसकी जो ताकत है इमोशनली इम्पैक्ट, यानी कि देखिए यहाँ पर राइटर ने बहुत ही अच्छे से पोएम में जो पॉइंट यूज़ किया है कि किस तरह से हम मरते हैं ना, तो एक तरह से हमारी उंगलियां, हमारे बॉडी के हर पार्ट जो है एक तरह से स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम इस दुख भरी जो ज़िंदगी है उसको त्याग देंगे और एक नए ही माहौल में या फिर एक नई जगह जाएंगे। तो इस तरह से उनको एक स्ट्रेंथ भी मिलता है। अगला जो स्ट्रेंथ इन्होंने यूज़ किया है वो है शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, यानी कि अपने नज़रों को, अपनी दृष्टिकोण को बदलना। यानी कि जब मृत्यु आती है ना तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है ना अपने सारे बुरे कर्म को भूल जाता है और उसके अंदर एक अलग, एक सच्चाई वाली एनर्जी आती है कि वो कभी झूठ अब नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ और एक तरह से ये चीज़ें मुझे मार देगी। तो वहाँ पर उसका जो एक सच्चाई है ना वो एक बहुत ही डीप लेवल में उसके सामने आ जाता है। तो इस चीज़ को भी राइटर ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट किया है कि जीवन को देखने का उसका जो नज़रिया है वो बदल जाता है, वो हर चीज़ को दूसरे नज़र से देखता है। और ये रियली में जो लोग मरने के एक तरह से पोजीशन में होते हैं इस चीज़ को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें धन दौलत या फिर रिश्ते ये सब चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। अगला जो पॉइंट है जो कि 3 नंबर है, तो इसमें आपको करना है कि यूनिवर्सलिटी, जिसको सार्वभौमिकता हम लोग बोलते हैं। तो ये भी इसका एक स्ट्रेंथ पॉइंट है कि यहाँ पर हम अपने रिश्ते, अपने दोस्तों या फिर कोई भी कनेक्शन हम जो है यहाँ पर बनाते हैं, फिर हम उससे खोते हैं, पर फिर भी हमारे
पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यादें होती है जो कि हम अपने साथ लेकर जाते हैं। अब इसके हम वीकनेस पॉइंट को अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर वीकनेस पॉइंट मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, पर आप देख सकते हैं जो कि है एम्बिग्यूटीज, यानी कि एक तरह से अस्पष्टता, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कि एक तरह से हमारा एक तरह से राइटर ने जो वीकनेस पॉइंट यूज़ किया है जो कि मृत्यु को लेकर है, जो कि डेथ यानी कि मृत्यु को लेकर है, कि हम एक तरह से जो नेचुरली जो हमारा रिश्ता होता है, वो कनेक्शन जो होता है, वो एक तरह से हमें वहाँ पर झूठा लगता है और हम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लेकर सोचते हैं और पता नहीं कहाँ एक तरह से खो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी लगती है कि हम लोगों ने बहुत सारी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया, अपने डिज़ायर को नहीं पूरा, और भी बहुत सारा उनका एक वीकनेस पॉइंट उनके माइंड में आ जाता है जो कि उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में रिमाइंड होती है। अब आप ही सोचिए ना कि हम सोचते तो हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पर सडनली अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो फिर वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है और फिर हम लाइफ के एक भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो उसका भी एक गिल्ट जो है, मौत हमें हमेशा सताता है। अगला जो पॉइंट है वीकनेस, वो है लिमिटेड स्कोप, यानी कि सीमित एक तरह से दायरा आप बोल सकते हैं। यानी कि हम सबको पता है कि हमारे पास एक सीमित दायरा है, लिमिटेड टाइम है, हम इसी के अंदर हमें अपने जीवन को जीना है और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना है, खुश रहना है, दुखी रहना, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर है। पर एक टाइम फिक्स है जो कि यूनिवर्सल के थ्रू फिक्स है और हम इस चीज़ को कभी बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने अपने एक फ्रेंड का जो रिलेशन है, तो इनका और फ्रेंड का जो इनका रिलेशन है, उस चीज़ को भी यहाँ पर दिखाया है कि हर चीज़ का लिमिटेड टाइम है और हम इसे बदल नहीं सकते हैं। ये भी एक मृत्यु की कड़वी सच है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमें पता नहीं है मृत्यु कब आएगी। तो हम अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को, अपने रिश्ते को अगर संभाल के या जीते नहीं तो फिर हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोएम है, इसमें जो अलग अलग जो राइटर है या लोगों ने जो क्रिटिसिज्म किया है, वो डिफरेंट टाइप से किया है, अपने व्यू को रख के किया है कि ये जो मृत्यु जो कहानी है या मृत्यु जो एक तरह से हर इंसान की सच्चाई है, और साथ में यहाँ पर राइटर ने डिफरेंट टाइप के इमोशन, वीकनेस और यूनिवर्सल जो लॉ है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, सी सेक्शन में। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि इसमें 3 सेक्शन है। तो जैसे कि अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारा डिस्कस द पोएटिक्स अचीवमेंट्स ऑफ वर्ल्ड विजडम विद सूटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द कोर्स, यानी कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताओं से उपयुक्त उदाहरण के साथ ये जो वर्ल्ड विक्टमैन जो है, इनके काव्य की उपलब्धियां पे आपको चर्चा करनी है। इनके बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इनकी जो काव्य रचना है उसके बारे में इनकी क्या एक तरह से अचीवमेंट है, या फिर इन्होंने क्या चीज़ें यूनिवर्सल या फिर थीम के रूप में यूज़ किया है, इन सभी चीज़ों को आप इसमें लिख सकते हैं। तो अब हम आंसर के थ्रू देख लेते हैं। तो इस पॉइंट को आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते। तो वॉल्ट विटमैन जो है, इनके काव्य में हमें नवचार यानी कि एक नव जागरण का रूप और विषय वस्तु का उत्सव हमें देखने को मिलता है। यानी कि अमेरिका में जो लिटरेचर का उस टाइम जो दौर था, उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें इन्होंने जो भी एक तरह से जो चीज़ें यूज़ की है, वो एक तरह से क्रांतिकारी ला दी है, और एक तरह से उस टाइम जो एक तरह से लोगों के बीच में एक तरह से क्या तनाव था, लोगों का क्या नजरिया था लिटरेचर को लेकर, इन सभी चीज़ों को उन्होंने दिया है। और ये सब इनकी उपलब्धियां है, इन्होंने अचीवमेंट, इन सब कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। तो पहला जो इनकी अचीवमेंट या इनका जो पॉइंट दिया गया है वो है फ्री वर्ड्स, यानी कि मुक्त छंद। तो यहाँ पर राइटर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना योगदान दिया है। तो मुक्त छंद यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो कि वर्ब्स है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो है एक तरह से अग्नि उपयोग इन्होंने, तो इसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, और इन्होंने अपने ट्रेडिशन को, अपनी चीज़ों को त्यागने का नहीं, बल्कि उन सभी चीज़ों को इन्होंने आधार बनाया है और प्रकृति के रूप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रेजेंट की है। यानी कि सिंपली इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया है जो कि उनके कल्चर को दिखाती है, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। तो ये भी इनका एक अचीवमेंट है लोगों के लिए या फिर खुद के लिए। अगला जो अचीवमेंट जो दिया गया है इनके पोएम के थ्रू है कैटलॉग्स एंड इन्यूमरेशन,
यानी कि कैटलॉग और गणना करना। गणना करना तो आपको पता है काउंटिंग टाइप का, बट कैटलॉग का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी स्टोर के लिए यूज़ किया जाता है और वहाँ पर सूची किताबें खरीदी जाती है, बेची जाती है, और ये एक बिजनेस के रूप में आप बोल सकते हैं, जो कि लोग सीरीज के रूप में किताबों को बेचने का एक तरह से एक बिजनेस शुरू किए हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो राइटर ने अपनी कविताओं में अमेरिका का जो उस टाइम का जो माहौल था या फिर जो उनकी कंडीशन थी, उनकी जो व्यवसाय थी, उन सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट किया है, चित्रण किया है। जैसे कि एक बढ़ई हो या फिर कोई भी दुकानदार हो या मोची हो या फिर कोई भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कोई ड्राइवर हो, सबकी जो पोजीशन है वो अच्छी है और एक तरह से वो जो है वो एक तरह से अपनी इकोनॉमी को अच्छा बना रहे हैं, अपने देश को, अपने परिवार को एक तरह से डेवलप कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को भी पोएम के थ्रू गणना करके बताई है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं, जो कि है एक तरह से ऑर्गेनिक फॉर्म, यानी कि जैविक रूप आप बोल सकते हैं। तो इसमें ये पॉइंट जो है, तो यहाँ पर राइटर ने एक तरह से जीवन को लेकर कुछ बातें की है। सॉन्ग जो उन्होंने एक तरह से प्रेजेंट किया है, तो उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है कि हम कितने भी जीवन में आगे बढ़े, पर हमारे शरीर के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक तरह से लिमिटेड होते हैं और एक तरह से हम उन्हें ये नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ें जो कि एक तरह से डेंजरस होते हैं इंसानों के लिए, तो जो कि एक निश्चित इनकी एक स्ट्रक्चर होता है जो जीवन के जैविक व्यवहार को दर्शाते हैं, हमारे एक तरह से चिंतन को दर्शाते हैं, हमारे एक तरह से एक्सपीरियंस को दर्शाते हैं, हमारे भावों को दर्शाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा सेलिब्रेशन ऑफ द बॉडी एंड सेक्सुअलिटी, यानी कि शरीर और एक तरह से कामुकता, यानी कि जो सेक्सुअली जो चीज़ें होती है उस चीज़ का उत्सव। तो ये जो राइटर है, इन्होंने मानव के शरीर और उनकी कामता का जश्न मनाकर विक्टोरियन स्विमिंग में अलग हटकर एक अपना काम को प्रेजेंट किया है। उनकी जो कविता है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, तो इस कविता में इन्होंने एक तरह से भौतिक रूप और शरीर और आत्मा के बीच संबंध को बहुत ही अच्छे से बताया है। अगला जो पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं वो है हमारा कैमराडेरी एंड डेमोक्रेसी, यानी कि कैमराडेरी और लोकतंत्र। तो यहाँ पर राइटर ने अपना जो काम मुख्य जो उनका विषय है वो एक तरह से लोगों की मौलिक समानता और उनकी जो परंपरा है उससे जुड़ाव का विश्वास दिलाया है, और साथ में वो पाठ को सीधे संबोधित करते हुए कहती हैं, वो एक तरह से सेल्फ लव को एक तरह से अचीवमेंट के रूप में प्रेजेंट करती हैं और अपना जो लोकतांत्रिक भाव है उसको बढ़ावा देती हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं। अब आगे हम कुछ और एडिशनल पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट राइटर यूज़ की हैं अपनी कविताओं में वो है लैंग्वेज एंड इमेजरी। इस पॉइंट को आप अलग भी करके लिख सकते हैं। तो इसमें एक तरह से आप देखेंगे तो राइटर ने जो है बहुत ही रिच एक तरह से वोकैबुलरी का यूज़ किया है, अपनी लैंग्वेज का उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ओ कैप्टन, माई कैप्टन, एक तरह से रिस्पेक्ट दिया है, साथ में अपने ट्रेडिशन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दिया है और एक तरह से अच्छी कल्पना की। अगला जो पॉइंट उन्होंने यूज़ किया है वो है हमारा यूनिवर्सल थीम, यानी कि प्रकृति का नियम को एक तरह से उन्होंने थीम के रूप में प्रेजेंट किया है। एक तरह से यूनिवर्सल जो थीम है ना, लव हो गया, लॉस हो गया, या फिर एक अपनी लाइफ को खोजने का जो डायरेक्शन है, तो इस तरह से आप इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं और इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी नोट्स तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर ही दूँगी। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 7 नंबर है और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तो इसमें आपको करना है कि डिस्कस मेजर थीम एज एक्सप्लोर इन मीनिंग वे शॉर्ट स्टोरी। ये एक राइटर का नाम है मीनिंग वे। तो इस किताब में इनकी एक कहानी है जिसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, पर उससे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना है कि मीनिंग वे की जो कहानियाँ हैं ये क्या थीम यूज़ करते हैं और क्या इनका पॉइंट होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मीनिंग वे है कौन, इनको अच्छे से मैं समझा देती हूँ। और इनकी एक कहानी है इस किताब में, उसका भी थोड़ा सा बेसिक पॉइंट मैं आपको दे दूंगी कि आपको समझने में ईजी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, इनका पूरा नाम जो है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे है।
ये जो है अमेरिकन राइटर है और इन्होंने बहुत सारे प्राइज़ को जीता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। और इनके कुछ फेमस वर्क है जिसे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, उसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये सब इनके कुछ फेमस वर्क है जिसे आप इंक्लूड कर सकते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में, जो कि इनको कब मिला है वो सब दिया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इस किताब में इनकी जो कहानी है उसका नाम मैं आपको बोल दे रही हूँ, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो कि है द स्नो ऑफ किलिमंजारो। ये कहानी है जो कि इस किताब में है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या कहानी है उसको मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। तो इसमें हैरी जो कि एक राइटर होते हैं या फिर इनका ड्रीम होता है, और इनकी वाइफ होती है जो कि एक तरह से अफ्रीका के जंगलों में फंस जाते हैं सम रीज़न, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद क्या होता है कि चलते चलते इनके पैरों में कांट या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और एक तरह से ये जो है ऐसे ही करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि ये मर जाते हैं, जंगल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी पत्नी अकेली रहती है। और भी बहुत सारी कहानी है, अच्छे से आप डीपली पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये सब जो पॉइंट मैंने आपको बताया, आप इसको एडिशनली यूज़ कर सकते हैं, बट अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम आंसर को समझते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप राइटर का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि राइटर जो है अपनी कहानियों में किस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो इन्हें एक तरह से राइटिंग का शौक तो है और ये अपनी कहानियों में एडवेंचर चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक तरह से लॉस, एक तरह से जागरूकता को दिखाते हैं, जैसे कि इस कहानी में भी हमको देखने को मिलती है। एक तरह से इंसान का जो डिज़ायर होता है, यहाँ पर सेक्सुअली चीज़ों को भी दिखाई गई है कि किस तरह से लोग का मन जो है किसी से भरता नहीं है, किस तरह से किसी इंसान का मन अगर एक इंसान से नहीं भरता है तो फिर किसी से नहीं भरेगा। तो इस चीज़ को भी दिखाया गया है। और एक तरह से जो जागरूकता होती है जिसकी खोज सभी को होती है, अपने सेल्फ लव या फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं एक तरह से अपने लक्ष्य, अपने पर्पस की खोज, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, बट हम एक एक करके और डीपली इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो ये पॉइंट यूज़ करते हैं वो है लॉस एंड म्यूरलिटी, यानी कि मृत्यु या फिर खोना, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये इस कहानी में भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि ये किसी को खोने का क्या दुख होता है, साथ में मृत्यु जो है वो क्या होती है, ये सभी चीज़ों को इस स्टोरी में दिखाई गई है। इसमें एक्चुअली आप स्टोरी पढ़ेंगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समाज के ऊपर है। और एक तरह से जो रिच वुमेन्स होती हैं, जो महिलाएं, तो ऐसी महिलाएं जो विधवा होती हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है, तो वो उसका बहुत ही एक तरह से मौज में या फिर मस्ती में यूज़ करती हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें फिर उन्हें खोने का एक दर्द होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिले। अगला जो पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं वो, तो आप बोल सकते हैं इनकी राइटिंग में हमें मीनिंग की एक खोज होती है, यानी कि जीवन का एक तरह से उद्देश्य क्या है। और ये चीज़ें जो है जब तक इंसान को मिलती नहीं है वो भटकता रहता है और वो यहाँ वहाँ जाता रहता है, जब तक कि उसे शांति ना मिले, उस चीज़ का उसे अवेयरनेस ना हो। तो इस चीज़ को भी इस कहानी में राइटर ने दिखाया है। तो ये सब स्ट्रगलिंग जो पॉइंट है, तो ये सब चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला जो आप पॉइंट यूज़ कर सकते हैं इनकी कहानियों में, जो कि थीम के रूप में है, वो है मैस्कुलिनिटी एंड टफनेस, यानी कि जो मर्द होता है एक तरह से सख्त चीज़ों को दिखाया गया। यहाँ पर सख्त मैं आपको बोलूँ तो कहानी में जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो एक तरह से लड़का जो होता है ना, वो काफ़ी सख्त, यानी कि उसका बिहेवियर जो है काफ़ी बहुत रूडली होता है अपनी वाइफ के प्रति। यहाँ पर एक और चीज़ हम देखेंगे कि जो लोग स्ट्रॉन्ग, स्पेशली बॉयज़ लोग को अगर मैं बोलूँ तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपनी स्ट्रॉन्गनेस का फ़ायदा उठाते हैं और उसका वो यूज़ भी करते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा हमें जो है बॉयज़ में देखने को मिलती है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इनकी कहानियों में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं वो है ग्रेस अंडर प्रेशर, यानी कि क्या होता है ना, सम टाइम आप बोलेंगे तो हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे प्रेशर होते हैं, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती है जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं और सब लोग उसको लेकर ही अपनी पूरी ज़िंदगी को बिताते हैं और एक तरह से उससे निकल नहीं पाते हैं, उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ें इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलती कि हमारी जो परिस्थितियाँ है उसी को एक्सेप्ट कर लेना और कुछ नया ना करना। अगला पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं इनकी कहानियों के लिए, वो है पावर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की शक्ति, और इस कहानी में भी हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, ये तो आपको पता है कि नेचर से ज़्यादा कोई शक्तिशाली है नहीं, हम कितना भी कुछ ट्राई करें पर नेचर के आगे हम टिक नहीं पाते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कहानी के थ्रू।
राइटर जो है नेचर की ब्यूटी को प्रेजेंट करते हैं, उसकी क्रूरता को भी दिखाए हैं कि नेचर के थ्रू ही एक तरह से जो है इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि नदी हो गई और भी बहुत सारी। अगला जो पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं इस थीम के रूप में वो है हमारा कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इनकी कहानियों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है एक ऐसी बातचीत जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बनती है। यानी कि कोई भी चीज़ सटीक ना बोलना, उसको घुमा फिरा के बोलना और एक तरह से उसकी मीनिंग को गलत समझना, ये सब चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती। तो ये सब पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे इसमें कुछ और क्वेश्चन को ऐड करना था, बट बहुत जल्दी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा बिकॉज़ आपका 14 को एग्ज़ाम है, तो इसके लिए तो मेरे से जितना हो सका उतना मैंने ट्राई किया कवर करने का, बिकॉज़ इसमें काफ़ी स्टोरी है, पोएम है, नॉवेल्स है, जिसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। और मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा और इसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। इसकी जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।